बेटा, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आप लोगों को सॉल्व करने आने चाहिए, बट इट्स ओके, चलो कोई नहीं, मैं ट्राई करूंगी, एक दो क्वेश्चन चेक करूंगी कि आप लोगों को कितने आ रहे हैं या नहीं. ओके, सो योर नेक्स्ट चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन. मनर. Okay, so your next second chapter is laws of motion, and this chapter is also related the first one. मोशन इन वन डायमेंशन से टोटली रिलेटेड है, इसलिए हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था, अगर वो आपको उसमें कोई भी डाउट होगा तो इस सेकंड चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है आपको. एंड अगेन आई एम सेइंग दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इन दिस चैप्टर आपको इन तीनों इक्वेशंस पे बेस्ड फिर से क्वेश्चंस मिलेंगे. जो सेकेंड चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, दैट टोटली रिलेटेड विद द प्रीवियस वन. सो मोशन चैप्टर में कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो, फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, या फिर मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ, ऐसा एज्यूम करते हुए कि तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर आ गया है. ठीक है? ओके मनर. ओके, सो चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन. पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं. इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोर्स, देन वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. ओके, so Mana, just tell me what is force? Force, it is the physical cause which, when applied, changes the shape, size, or position of the body. Oh wow, very nice. बहुत अच्छे. तुम्हारा इतना फेस क्यों दिखता है, इतना सा? हाँ, ठीक से आओ यार. हाँ, थोड़ा सा और आगे होके बैठो. गुड. तो इतनी सी केवल आईज दिखती हैं. ओके मनर. सो आश्विका, can you explain effects of forces after applying force? What are the effects of forces when you apply some force on an object? Can change the shape, size, or position of a body. If a body is non-rigid, then it will change the shape. If it is rigid, it will change the position. And yes, ma'am. ओके, देखो, फर्स्ट थिंग जो मनहर ने एक्सप्लेन किया, जैसे लाइक व्हाट इज फोर्स. फोर्स इज लाइक पुश और पुल. व्हेन यू अप्लाई सम पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स. बेसिकली फोर्स की एक सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज पुश और पुल, है ना? या होल्ड करना भी किसी चीज को, वी कैन से दैट इज वी आर अप्लाइंग फोर्स, है ना? होल्डिंग is also kind of force. So force is a push and pull. You can say, what is the SI unit of force, Ashika? Newton. Newton. And what two things is very important for measuring force? Can you explain? For measuring force, we need a magnitude of the force and the direction of the force, right? For measuring force, what is the magnitude? Manar, magnitude means? मैम, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी जोर से धक्का दिया है आपने, मतलब जोर से क्या मतलब है? जोर से क्या मतलब उसका शायद मैग्नीट्यूड. आशिका, मैग्नीट्यूड? The amount supplied. The amount of force, the quantity of force, right? कितनी quantity से आप force apply. If like I am pushing this box with some 10 Newton force, so 10 is what? 10 is the magnitude of force, right? So first thing, for force, magnitude is required and the direction is also required, right? Direction is required. Like for pushing something, you are applying some force away from yourself. Pulling के लिए you are applying force towards yourself, right? So for pushing and pulling, we need a direction, है ना? So for हम क्या बोल सकते हैं कि for measuring force, two things is required, direction and magnitude. Okay, that's why force is a scalar or vector quantity. Manar? force, vector. Vector quantity, correct, because force apply करने के लिए we need a direction. Okay, good. नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस मैं पूछ रही थी. इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में आपको 5 इफेक्ट्स ऑफ अगर फोर्सेस पूछे जाएं, व्हाट आर द 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो आप क्या क्या बताओगे? मनहर?
अश्विका ने तो एक्सप्लेन किया ही, आप थोड़ा सा बताओ यार। 5 effects of force, ma'am. Ma'am, change state of, ma'am, that if we apply force, body will change from rest to motion. Ma'am, second, if force is applied, then the shape or size of the motion of the any position of the body changes. और फिर तीसरा पता नहीं मैम को मिले बुक से। देखो, फर्स्ट थिंग यू कैन चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन। ये 3 चीजें तो याद रखो, शेप, साइज, डायरेक्शन। एंड यू कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और यू कैन स्टार्ट अ रेस्ट ऑब्जेक्ट, है ना। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको हिट किक करके मोशन पे ला सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते हो। और यू कैन चेंज द शेप एंड साइज। शेप एंड साइज इज अ डिफरेंट थिंग। लाइक कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि मैम दोनों चीजें हाँ होती है सेम, बट इन केस ऑफ लाइक स्ट्रिंग को अगर इफ यू आर पुलिंग दैट स्ट्रिंग, यू कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। उसका शेप चेंज हो जाता है, वो स्ट्रेच हो जाती है। शेप एंड साइज में स्क्यूज करते हैं ना, so that is you can change the shape, size of the object, and direction also you can change. हाँ पीरा। मैम एक क्वेश्चन है, what are the 3 requirements for selecting a unit of physical quantity? So मैम ये वाला लिखिए क्या कि it should be reproducible, ये वाले जो points है। करेक्ट ठीक है। और फिर मैम एक है name the 3 fundamental quantities, तो इसमें लेंथ, मास एंड टाइम, सिर्फ ये लिख दो। Only 3 are the fundamental quantity। उसके बाद फिर आती हैं जब हम उसके 7 ऐड कर देते थे। हाँ मैम वो दूसरे क्वेश्चन में आता है। हाँ ओके सो हाँ मनर मैं क्या बोल रही थी कि यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। अगर कोई बॉल आपके सामने आ रही है और आपने उसको हिट किया, आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, राइट, बाय हिटिंग दैट। सो यू कैन चेंज द डायरेक्शन, रेस्ट को मोशन को रेस्ट, शेप, साइज एंड, है ना। सो दीज आर 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। सो इसको याद रखना। नेक्स्ट थिंग है फॉर अप्लाइंग फोर्स, actually force can apply in the same direction and force can apply in opposite direction, है ना। फोर्स को हम सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आई शो यू वन पीपीटी, एक क्लास 8 की पीपीटी है जिसमें आपका ऑलमोस्ट जितना भी पॉइंट्स है ना, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ये सारा क्लियर हो जाएगा। वेट, उसमें हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। मैं एक मिनट शेयर करती हूँ। अभी चेन्नई से ना एक बच्चे का मैंने जस्ट फोर्स एंड प्रेशर पे उसकी क्लास ली है, वो चेन्नई में है और जस्ट मैंने अभी उसको करवाया था। फोर्स एंड प्रेशर पीपीटी, यस। ओके सो मनहर एंड कुशाग्र, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी। पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लो इस चैप्टर का कि व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज द SI यूनिट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके मेरी स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों से अभी? यस मैम। ओके एक्चुअली क्लास 8 की पीपीटी है, बट इससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा अबाउट द फोर्स। ओके सो यू कैन सी द पर्सन इज लाइक पुशिंग दिस टेबल एंड दिस पर्सन इज पुलिंग दिस टेबल, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी, इफ यू वांट दिस पीपीटी आई विल शेयर, डोंट वरी। सो पुश एंड पुल और इट्स कॉल्ड फोर्स, ठीक है। फॉर अप्लाइंग फोर्स 2 things इज रिक्वायर्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके सो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू और द क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द फोर्स की। इफ द पर्सन, दिस ओल्ड मैन इज अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो 10 इज द मैग्नीट्यूड एंड न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ओके एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि we can apply force in the same direction, like 2 person apply force in the same direction, right? Is this possible? Yes ma'am.
Yes, it is possible. Like the first person is applying 10 Newton force in this direction, and the second person is applying 5 Newton force in this direction. So what is the resultant force acting on this block? 15 Newton. 15 Newton. So if when two forces acting in the same direction, you just add both the forces to get the resultant force. Okay? Net force is the addition of the magnitude of both the forces. Okay. The next one is, एक minute. Okay, so when up next here, when two forces acting in the opposite direction. Here in the second diagram, you can see these two persons are applying force in opposite direction. In the first direction, first diagram, both the person are applying force in the same direction. But in the second diagram, you can see these two persons are applying force in the opposite direction. So इसके दो cases हो सकते हैं. क्या? If both the person applying same amount of force, so what happened, Manoj? If they will apply same amount of force, then there will be no motion and only force will be applied. In that case, object will at rest. And if suppose यहाँ पे मैंने इसको 40 कर दिया, so क्या हो जाएगा? There will be motion of 20 Newton. Yes, 20 Newton in this direction. Okay, so there will be 20 Newton force acting in this direction. Okay, so यहाँ पे आपने मैंने opposite direction के दो cases बताए. When two persons acting same amount of force, so this is called balance force. What is the balance force? When two equal amount of force act in opposite direction, it's called balance force. What is the unbalanced force? When two unequal amount of force acting in the opposite direction, that is called unbalanced force. Clear है ये? And how to find the net resultant force? Just subtract these two forces. Opposite direction में हम subtract करते हैं और same direction में अगर act हो रहे थे तो उनको हम add करते हैं, F1 plus F2 कर देते हैं. Clear है? I think ये PPT से आपको काफी easy पड़ रहा होगा, है ना? ये PPT से easy हो जाता है. So now next point is effects of forces. We already discussed these points. Like here is some examples of like ये देखो, है ना? रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं? आटे को ऐसे प्रेस करते हैं तो what we are doing, we are just changing the shape of the dough. And इसमें क्या हो रहा है? String को अगर हम stretch कर देते हैं, we are changing the size. इसमें क्या हो रहा है? Shape change हो रहा है. Okay, इसमें भी shape change हो रहा है. So here is some examples of when force act on an object. Okay, so next one, types of forces. Manar, you know there is a two types of forces, contact and non-contact force. Yes, ma'am. What is the contact force? Contact force is the force in which there is a contact between the body that is applying the force and or the object on which force is being applied. Correct. Can you explain two types of forces? The second type of force, ma'am, मेरे को second type का नहीं पता, ma'am, like non-contact. हाँ, कोई बात नहीं. आपकी जो बुक है ना, इसमें आप देखो कि आपके जो कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें क्लास 8th में केवल दो कॉन्टैक्ट फोर्स बताए हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स. बट इन योर सिलेबस देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स, देयर इज ए टेंशन फोर्स, देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन, है ना? तो अभी हम इसको फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करेंगे. आप अपनी बुक से इस चीज को देखो. पहले तो ये भी समझ लो कि व्हाट इज द मस्कुलर फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स. यू कैन सी actually contact force is the force which act between the interaction between the two objects. Interaction is required, physical interaction is required between the object and the source जो apply कर रहा है, right? So उसमें आ जाता है first number पे, that is the muscular force. You can see this diagram. ये देखो, है ना? ये person क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है यार? ये body बना रहा है अपनी, है ना? देखो, दिख रहा है? So actually इसकी muscles
के इंटरेक्शन से मसल्स, ये जो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन है बिटवीन द मसल्स एंड दिस डंबल, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ मस्कुलर फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, लाइक वाइल वेट लिफ्टिंग, उसमें भी मस्कुलर फोर्स लगता है, आप अपना बैग कैरी करते हो उसमें भी मस्कुलर फोर्स लगता है, आप बकेट को ऊपर की तरफ पुल करते हो उसमें भी मस्कुलर फोर्स लगता है, राइट। तो मस्कुलर फोर्स हमारा क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। What is the friction force, Manar? Ashvika, you tell me, what is the friction force? When there is friction on the ground, a moving body can be stopped due to the friction. हाँ, correct. And what is the direction of the friction force? I don't think. देखो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना बेटा, मैं बताती हूँ। देखो कांटेक्ट में there is a two types of contact forces. First one is muscular and the second one is frictional या friction force बोल सकते हैं, है ना। तो मस्कुलर तो आई थिंक सबको क्लियर है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। इफ लाइक सपोज द पर्सन इज पुशिंग दिस बॉक्स with 10 Newton force in this direction, okay, the person is applied force, this is called applied force। कितना फोर्स अप्लाई किया है? 10 Newton force। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? इस सरफेस और इस बॉक्स के कांटेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स विच opposes the motion of an object। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज क्या करता है? मूव करने से, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से, रोल करने से, स्लाइड करने से रोकता है ना। इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स क्लियर है? फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को सरफेस पे मूव करने से रोकता है और ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? हेलो? Yes, ma'am. हाँ बेटा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? सरफेस में अगर कोई एक रेजिस्टिव फोर्स है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्ट मतलब रोकना, रेजिस्टिव फोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्स, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है ना। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड करता है सरफेस पे। अगर स्मूथ सरफेस है तो वहां फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होगा। अब इफ देयर इज अ रफ सरफेस, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। क्यों? ऐसा क्या होता है स्मूथ सरफेस में और रफ सरफेस में, अश्विका? स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है, रफ सरफेस पे ज्यादा होता है। क्यों? Actually, क्योंकि there is some irregularities. This is called irregularities. ये जो irregularities होती हैं, ये किसी भी reason से हो सकती हैं, by the dust, by the like mud, by the like threads, है ना। किसी भी रीजन से वो चीज, जो सरफेस हमारी प्लेन होती है ना, जैसे हम टाइल्स और उन सब की बात करें, और जैसे ये हमारी नॉर्मल इंडियन रोड्स हैं, उसमें क्या होती है? बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं। सो ये इरेगुलरिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन फोर्स। ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं, ये क्या है? ये सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक क्या करती है? ये इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं। जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। प्लेन सरफेस में क्या होता है? इरेगुलरिटीज बहुत कम होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं होती, थोड़ा बहुत होंगी, बट इस रफ सरफेस के कंपैरिजन में स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज बहुत कम होती है, इसलिए इसका फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम काम करता है। और रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एक्ट होता है। इज दैट क्लियर, मनर? Yes, ma'am. हाँ, so we can say friction force depend on the nature of the surface.
ठीक है, एंड ऑल्सो इट्स डिपेंड ऑन द डिग्री टू विच दे आर प्रेस टुगेदर, कितना ज्यादा उसको प्रेस कर रहे हैं इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा. सो आप क्या लिख सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स, मैं ये आपको शेयर कर दूंगी. फ्रिक्शन फोर्स टू थिंग्स पे डिपेंड करता है. द फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हो. फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड on the nature of the surface. मना रास, तुमको बहुत नींद आ रही है, हाँ? Okay, so frictional force depend on the nature of the surface, कि rough surface है या smooth surface है. Okay, rough surface में friction force ज्यादा होता है क्योंकि उसमें irregularities बहुत होती हैं, और plain surface में irregularities बहुत कम होती हैं. And the next one, it's also depend on the degree to which they are pressed together. ठीक है. ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई है अश्विका, मनोज? यस. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. अच्छा, अब मैं बात कर रही थी फ्रिक्शन फोर्स में, जो मैंने आपको सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स में एक बताया मस्कुलर फोर्स, देयर इज ए फ्रिक्शन फोर्स. और भी फोर्सेस होते हैं जो कांटेक्ट के अंदर आते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो है कांटेक्ट के अंदर. कांटेक्ट फोर्स में जो आपके सिलेबस में है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रिक्शन फोर्स. एंड द सेकेंड नंबर पे आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. मैम मस्कुलर फोर्स का है. इसमें आपके उसमें नहीं है, वो मैंने क्लास 8 में पढ़ा रही थी ना, तो उसमें है. आप उसमें इसको भी टाइप्स में डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट में मस्कुलर भी डाल सकते हो. आईसीसी के आपके बुक में नहीं होगा शायद ये ना, मस्कुलर Yes. फोर्स. हाँ, वो क्लास 8 में है मस्कुलर फोर्स, बट इसमें नहीं है. आपके जब हायर क्लासेस में जाते हो तो मस्कुलर फोर्स जैसा कुछ नहीं है ऐसा. ओके. तो अभी पहले कांटेक्ट के हम टाइप्स लिख लें. मस्कुलर फोर्स भी हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, एंड देयर इज ए टेंशन फोर्स. ये दूसरी टेंशन है, वो वाली टेंशन नहीं है. एंड द फिफ्थ वन इज स्प्रिंग फोर्स. सिक्स नंबर पे आता है आपका कोलिजन फोर्स. कोलिजन फोर्स, राइट. सो इतने आप 6 टाइप्स मतलब समझ लो कि कांटेक्ट के अंदर ये जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट और सोर्स दोनों के बीच में कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड. फ्रिक्शन लग रहा होगा तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, राइट. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स है अश्विका? I think gravitational. देखो, हाँ, एक्चुअली ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है, राइट. तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, तो अगर हम सरफेस पे खड़े हैं यहाँ पे ऐसे, तो क्या हो रहा होगा, हम सरफेस में क्यों खड़े हो पा रहे हैं पता है? अर्थ नीचे की तरफ हमें पुल कर रही है, ठीक है. और ये सरफेस जो अर्थ ही है इवन, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा फोर्स है जो कि वेट ऑफ द बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में, वेट ऑफ द बॉडी कहाँ एक्ट हो रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज mg. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, राइट. तो ये जो हम सरफेस पे बैलेंस होके खड़े हो पाते हैं, वो क्यों हो पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन क्या है? आपको पॉइंट समझ में आया कि ग्रेविटी जो है, यहाँ पे आप नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी pulls downward, right? Just say buoyant force. हाँ, just like in water, buoyant force acting on the water,
है ना। वाटर में अगर हम किसी चीज को डिप करते हैं, है ना, हमने उसको डाल दिया पानी के अंदर, तो वो ऊपर की तरफ कैसे आ पाती है? जस्ट बिकॉज उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। एंड वाटर सरफेस इज ऑल्सो exerting force in the upward direction, right? So we can say if a body is resting on a surface, like this person is resting on a surface, then the surface, ये जो surface है, this surface exert an upward force upon the body, है ना। इसको सपोर्ट करने के लिए बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है और ये सरफेस ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है, जो सरफेस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है। या फिर हमने दूसरा एग्जांपल लिया, अगर हम बुक को टेबल पे रख देते हैं, ठीक है, तो क्या करती है टेबल, बुक के ऊपर एक फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। एंड बुक इज ऑल्सो एक्सर्टिंग फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये बुक का जो फोर्स है, इसका जो वेट है बुक का, वो नीचे की तरफ एक फोर्स कर रहा है और उसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। मनर, तो ये समझ में आया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? अच्छा चलो, मैं इसकी एक बार डेफिनेशन भी लिख। क्या बोला बेटा? मैंने बोला समझ आ गया। ओके, सो यू कैन राइट upward force acts on a body। एक अपवर्ड फोर्स है, जैसे बुक का वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, जो उसको बैलेंस कर रहा है। अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी in a direction perpendicular word is important because it's always act in 90 degree to the surface। It's called normal reaction force। ओके, नॉर्मल रिएक्शन क्लियर है? नेक्स्ट बताऊं? यस मैम। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका है दैट इज टेंशन फोर्स। आई थिंक कौन से नंबर का है ये? टेंशन इज द फोर्थ वन, ये थर्ड हो गया आपका। एंड द फोर्थ वन इज, स्कूल में ये हो गया टेंशन फोर्स, ये चैप्टर मैम पूरा चैप्टर हो गया। पूरा चैप्टर हो गया, तो फिर बताओ फिर क्या होता है टेंशन फोर्स? स्कूल में हो गया तो समझ में आ रहा होगा। हाँ मैम। हाँ तो बताओ। मैम टेंशन फोर्स होता है मैम, जैसे मैम हमने एक रोप से हमने एक ब्लॉक को चिपका दिया मैम, तो फिर आपको ऊपर टेंशन फोर्स होगी। अच्छा, बस हो गया? और कुछ? मैम इसमें और कुछ देखो, टेंशन फोर्स एक्चुअली एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी स्ट्रिंग, रोप, केबल, वायर को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगी, पहले आप मेरी लैंग्वेज में इसको समझ लो। टेंशन फोर्स क्या होता है? ये एक ऐसे टेंशन फोर्स, मतलब ऐसे टेंशन नहीं है, ये एक्चुअली किसी वायर, किसी केबल, स्ट्रिंग, रोप, इनको टाइटली पुल करते हैं ना, जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसको सीधे रखने में जो हेल्प करता है, दैट फोर्स इट्स कॉल्ड टेंशन फोर्स। लाइक जैसे हमने यहाँ पर लिया एक वायर या केबल, कोई भी चीज, जो हमने इस वायर से इसको हमने बॉक्स को लटका दिया, हैंग कर दिया, राइट? तो क्या हो रहा होगा? ये बॉक्स क्या होगा, नीचे की तरफ इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, राइट? और दूसरा फोर्स जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, जो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा,
राइट। तो हैंगिंग ऑब्जेक्ट में, हैंग वाले केस में टेंशन फोर्स एक्ट करता है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। फिर से सुनो, टेंशन फोर्स इज द फोर्स दैट इज transmitted through a string, rope, cable, wire when it is pulled tightly by the force acting in the opposite end. हमने ये बॉक्स लिया और इसको हैंग कर दिया, इसका वेट W इज इक्वल टू mg नीचे की तरफ काम करेगा, टेंशन को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, सो इसकी भी डेफिनेशन लिख लो, या आपकी बुक में देखो क्या लिखी हुई है, एक सेकंड में आपकी बुक वाली देखो। अच्छा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है टेंशन व्हेन द स्ट्रिंग बिफोर। चलो मैं अपनी उसमें लिखाती हूँ, ठीक है, ये मुझे उसकी लैंग्वेज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। आप लिखो द टेंशन फोर्स इज द फोर्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग, रोप, केबल और वायर। ओके, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, ये भी हमेशा, ये क्या होता है, दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी भी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन रहती है। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट in the direction opposite to the weight of the body. जिधर भी बॉडी का वेट एक्ट हो रहा हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो उसको स्ट्रेट रखने में जो हेल्प करेगा कि यार रस्सी ना एकदम सीधी की सीधी रहे, तो यहाँ पर जो फोर्स उसको स्ट्रेट रखने में हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ओके, अच्छा, ये आपने नोट डाउन कर लिया है मना, रश्मिका? नो मैम। अच्छा, कर लो। कर लिया मैम। ओके, अश्विका हो गया बेटा? यस मैम। ओके, ये तो हो गया आपका टेंशन फोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स का। ऑलमोस्ट देखो, ये जितनी भी मैं फोर्स आपको बता रही हूँ, टेंशन, नॉर्मल, सब कैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, है ना। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? कॉन्टैक्ट के अंदर। जस्ट बिकॉज स्ट्रिंग हो, स्प्रिंग हो, रोप हो, सबका ये जो हमने ऑब्जेक्ट को हैंग कर रखा है, इसके बीच में क्या है, एक कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट के अंदर ही ये सब आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना कि किस में आ रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर आ रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। एंड द फिफ्थ वन इज अनदर कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज बेस्ड ऑन द स्प्रिंग फोर्स। यार ये तो नेम से ही समझ में आ रहा होगा। चलो बताओ अश्विका, व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स?
मैम अगर हम एक स्प्रिंग के एक एंड को एक रिजिड बॉडी से अटैच कर देंगे और फिर उसे दूसरे एंड से खींचेंगे तो फिर वो रिस्टोर अपनी पोजीशन कर लेगी। हाँ एग्जैक्टली देखो, जैसे अगर कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन या मतलब अपनी स्ट्रेट स्ट्रेट पोजीशन पे है, रेस्ट में है, स्पेशली हम स्प्रिंग का एग्जांपल लेंगे, लाइक जैसे हमने ले लिया यहाँ पर और हमने यहाँ पे कोई स्प्रिंग को ऐसे ऐसे करके बांध दिया, है ना, ऐसे करके यहाँ पे स्टिक कर दिया और ये हमारी कोई सरफेस हो गई लाइक दिस। सो क्या हुआ, स्प्रिंग जो फोर्स है ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब हमने इसको क्या करा, बाई अपने हैंड हमने इसको पुल करा। अगर मैं इसको पुल करूंगी तो दैट मीन्स आई एम स्ट्रेचिंग दिस, है ना, हमने इसको स्ट्रेच किया। तो अब क्या हुआ, ये जो स्प्रिंग है अब इसका थोड़ा एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लाइक ये स्ट्रेच हो गई, है ना। तो एक बार क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा, दूसरी बार क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। ये जो कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये अभी अपनी एक फिक्स पोजीशन पे है। नाउ अब हमने क्या करा, इसको हमने पुल किया अपनी तरफ, हमने इस पे एक फोर्स एक्ट किया, इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया। सो जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है वो क्या करेगी, एक कंप्रेशन और स्ट्रेच हो जाएगी, कंप्रेस होगी फिर स्ट्रेच होगी, कंप्रेस होगी स्ट्रेच होगी। तो यहाँ पर ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसको कंप्रेस करने में, स्प्रिंग इसको स्ट्रेच करने में, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जो इसको स्ट्रेच करने में हेल्प कर रहा है ना। स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, एक बार स्ट्रेच होगी थोड़ा सा कंप्रेस भी हो जाएगी, लाइक इस तरह से कंप्रेस भी हो जाएगी, है ना। तो ये जो कंप्रेस हो रही है और स्ट्रेच हो रही है, इन दोनों में ही कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स। और ये फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, बाय द कॉन्टैक्ट बिटवीन द हैंड एंड, जिससे हम उसको पुल कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। इसका भी कोई डेफिनेशन है क्या, दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ बेटा। मैम इक्विलिब्रियम मतलब नॉर्मल पोजीशन। हाँ नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। ओके। एंड इट वाज ऑलवेज एक्सर्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। एक सेकेंड मैम सृष्टि। हाँ बेटा। मैम मेरे को क्वेश्चन 15 नहीं आ रहा सॉल्व करना, तो वो आप बाद में करा सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे भेज देना, ठीक है। मैं भी शायद मैं क्वेश्चन दूं तब मेरे पास टाइम होगा, मैं करवा दूंगी। मैम नहीं वो नहीं, वो जो अच्छा है मैम क्लास के जो लास्ट 15 मिनट्स होते हैं उसमें ही समझाते हैं ना। अच्छा ओके ठीक है ठीक है। क्योंकि फिर मैम अगर आप बाद में बिजी हो जाओगे तो आप भूल जाओगे शायद। नहीं नहीं नहीं, बाद में करवा दूंगी, कोई नहीं। अभी कितना हो रहा है, इट्स मैम अभी नहीं अभी। बोल रही मैं कह रही हूँ क्लास के एंड पे। हाँ हाँ क्लास के एंड में करवा दूंगी, ओके। हाँ ओके सो, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अश्विकान मनहर, मनहर इधर देख रहे हो। मैम इधर ही देख रहा हूँ। हाँ ओके सो स्प्रिंग फोर्स जो कि फोर्स एक्ट होता है, स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय कंप्रेस और स्ट्रेच। इसको भी नोट ही डाउन कर लो यार, इतना लिखवाया है तो ये भी नोट डाउन कर लो। व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, द स्प्रिंग फोर्स exerted by it works on the principle of restoring force, on the principle
of restoring force. ओके, सो ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स. लास्ट है आपका कोलिजन. बस आप ये जल्दी से कर लो, मैं कोलिजन भी समझा दूं. डन. स्प्रिंग फोर्स हो गया. यहाँ पे जो इसको कंप्रेस करने में जो फोर्स लग रहा है दैट इज स्प्रिंग फोर्स. इसको स्ट्रेच कराने में जो फोर्स लग रहा है दैट इज द स्प्रिंग फोर्स. मना, रश्मिका, नेक्स्ट पे टॉपिक पे चल ले. यस मैम. अश्विका डन. Yes, ma'am. मामा जल्दी छोड़ देना. अभी छोड़ दे. हाँ, अभी छोड़ दे. कितनी तुम लोगों. अश्विका बहुत प्यारी बच्ची है. मतलब गर्ल्स तो होती है यार, ये मनहर और मैम कुशाल. थकान हो गई है मैम एग्जाम के बाद मैम. अच्छा, आज था क्या टेस्ट? मैम कल था मैम, बहुत मुश्किल था कल का. कल से लेके आज तक तुम्हारी थकान ही नहीं उतरी, याद है यार. मैम नहीं, मनहर 7 बजे उठना पड़ता है ना मैम. अच्छा, ओके. कोई नहीं, अभी बस हाफ एन आवर में ओवर हो जाएगी, फिर आप आराम से रेस्ट कर लेना. अब तो 5:30 पे नहीं है ना? मैम 8 मिनट और पढ़ा दो और फिर. अच्छा, यहाँ से टाइम देख रहे हो है ना? अ, हो सकता है मनहर, मुझे लगता है ये कुशाग्र भी इसीलिए नहीं क्लास कर रहा है. हो सकता है वो जानबूझ के ऐसा कर सकता है, क्या पता. चलो कोई नहीं. सो कोलिजन फोर्स, बिल्कुल नेम ही इसका इतना इजी है, कोलिजन है ना. ड्यू टू कोलिजन ऑफ टू बॉडीज जो फोर्स एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोलिजन फोर्स. लाइक सपोज यहाँ पर हमने दो बॉल ले ली, ठीक है. एक बॉल ए है, एक बॉल बी है ना. एंड दे आर मूविंग लाइक दिस. ये इसकी तरफ आ रही है, ये इसकी तरफ आ रही है, राइट. जैसे ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, ये इधर से कोलाइड करी, इस पे कोलाइड करी, तो क्या होगा? दे exerted equal amount of force in opposite direction, right? When two bodies A and B are moving towards each other, so they will collide, है ना. So the force exerted by A to B is similar with the B to A. A B पे अपना वेट एक्सर्ट करेगी, B A पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो क्या होगा? B बॉडी पे जो फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन B. एंड यहाँ पे इसके दोनों कोलिजन के पास क्या होगा? कोलाइड करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी. तो जो फोर्स एक्ट होगा ए पे बी के कारण वो होगा इन दिस डायरेक्शन, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ ए इन दिस डायरेक्शन, राइट. सो कोलिजन फोर्स समझ में आया कि कोलिजन क्या है? ड्यू टू कोलिजन, दो बॉडीज अगर ए और बी एक दूसरे के तरफ कोलाइड करने से जो बॉडीज एक दूसरे पे पुश करती हैं, फोर्स एक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फोर्स, एंड इट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ए इधर एक्ट करेगा, बी इधर एक्ट करेगा. ए इधर आ रहा था तो ये पे बी पे इधर फोर्स लगाएगा, बी इधर डायरेक्शन में आ रही है तो उसके इधर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी. ओके, जल्दी से इसको भी लिख लो. कोलिजन फोर्स क्या होता है? कोलिजन force
ओके, सो ये हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और ये भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट के सारे 5 फोर्सेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस जल्दी से नॉन कांटेक्ट और डिस्कस कर लें। यू कैन लीव। तो आप नोट डाउन कर लेना, तो मुझे बताना। अश्विका, मनर, डन? यस मैम, हो गया। अश्विका, एक सेकेंड। डन। okay, so all the 5 contact forces are done from my side. अभी आप अपने साइड से इसको रिवीजन कर लेना। सो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक बार मैं 1 मिनट रुकना, क्योंकि ये पीडीएफ में शेयर करूंगी। तो ये है, चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, आज डेट है 3 जून की फाइल है, मैं शेयर कर दूंगी। ओके, सो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट में, नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? मनर, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसमें कौन कौन से फोर्सेस? मीनिंग ऑफ, yes ma'am. Meaning of non-contact is that means that they are not touching each other. So हाँ, in that करेक्ट। multiple force comes, like ma'am, gravitational force, magnetic force, and एंड electrolytic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट। ठीक है, सो हम पहले एक बार नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्सेस देख लेते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द विदाउट एनी इंटरेक्शन, बेसिकली, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब ही है यार, जितने भी अभी तक आपने 5 कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखे, उन सब में क्या था यार, एक इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना। इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट और जो भी सोर्स है, उस पर एक इंटरेक्शन रिक्वायर्ड था। बट नॉन कॉन्टैक्ट में कोई भी इंटरेक्शन नहीं भी होगा, कोई चीज टच नहीं भी हो रही है, तभी वहां पे एक फोर्स एक्ट होगा। तो नंबर 1 पे आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट, 2 मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स विच इज exerted between 2 opposite poles of the magnets. Getting my point na? So here you can see there's a 2 magnets. यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 2 magnets. There is a 2 magnets with the opposite poles, north and south. So you know already, आप लोगों को पता है कि similar poles repel करते हैं and unlike poles always attract each other, है ना। So there is a north and south pole, they are attracting each other without एनी कॉन्टैक्ट। आपने ये 2 मैग्नेट्स को टच नहीं कराया है, बट फिर भी वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। सो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बिटवीन 2 ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ओके, Yes, अश्विका, ma'am. मनर, क्लियर है? ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के बीच में विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, 2 मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, वे नॉन कॉन्टैक्ट में आ गया। अब नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? Electricity से जो force होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट।
स्टैटिक का मीन्स है रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज. तो जस्ट लाइक टू मैग्नेट्स opposite poles always attract, similar with the case of charges also. Opposite charge always attract each other, and similar charges always repel each other. Like there is a positive charge always repel, negative always repel. So if there is a positive and negative charge present in the body, they will attract each other. Like you can give example of like वो जो यार स्केल वाला एग्जाम्पल, जिसमें स्केल को आप रब करते हो हेड से, याद है, और पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है. मनहर कभी किया है? यस हम बहुत किया है. बहुत किया है मतलब इतनी प्रैक्टिस करते रहे हो क्या? बहुत किया है. ओके सो मैं क्या बोल रही थी, इसमें एग्जाम्पल यू कैन टेक बलून का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, राइट? कि जैसे आपने बलून लिया और उसपे हेड से रब किया और उसपे क्या आ गया चार्ज, सो यू कैन स्टिक ऑन द वॉल, है ना? उस बलून को आप वॉल पे स्टिक कर सकते हो. तो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे आपने उसको रब किया, देयर इज ऑपोजिट चार्जेस, है ना? या फिर कॉम को जब आप कॉम करते हो तो फिर उसमें क्या आ गया चार्ज, और पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है. तो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट कॉम स्केल विल अट्रैक्ट द पेपर पीस. ओके सो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हुआ आपका? ये हुआ आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, दो ऑपोजिट मैग्नेट्स ऑलवेज अट्रैक्ट. सो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बोल सकते हैं? टू ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. टू ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? अच्छा, व्हाट इज द ग्रेविटेशन? द थर्ड नंबर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force is the force which is acting between the two bodies. कोई भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, कोई भी दो बॉडी जिनमें कुछ मास हो सकता है, राइट? मास है अगर दो बॉडीज में, लाइक मेरे और पेन के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. मनार बहुत घूम रहे हो बार बार चेयर पे. मैम वो दरवाजा खोल दिया था मैम मेरा डॉगी. अच्छा एक सेकंड, फिर आप कुछ कह रहे हो बेटा? Yes, ma'am, I have a question. Ma'am, ये दिया हुआ क्वेश्चन में फोर्स का क्या डिराइव्ड यूनिट्स में कैसे लिखोगे? तो मैम किलोग्राम न्यूटन लिख सकते हैं? नहीं, ओनली न्यूटन. फोर्स की तो यूनिट सिर्फ न्यूटन होती है. न्यूटन. अच्छा एक सेकेंड मैं बताती हूँ. वो क्वेश्चन में मे भी वो पूछ रहा होगा, जैसे फोर्स की जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मे बी इन अनदर टर्म. हाँ मैम, मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका सिंबल? हाँ अच्छा ओके. मास की यूनिट होती है केजी. केजी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. हाँ मैं समझ गई क्वेश्चन क्या है. अब मैम लीव कर दे. चुप, भी अभी नहीं जाना है प्लीज मैम. अच्छा ठीक है यार, आज तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं क्या बोल रही हूँ. चलो ठीक है, चल जाओ फिर. मना बट मुझे को एक बार जरा सा क्विक रिकैप दे दो, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, फिर यू कैन लीव. यस मैम. कॉन्टैक्ट फोर्स मैम 5 टाइप की होती है मैम. हाँ अच्छा कोई नहीं, आप जा सकते हो मनर, अगर आपको जाना है. मैं जो अश्विका को एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस हो गया नॉन कॉन्टैक्ट में. नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर आ गया आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट पोल्स, है ना? जो दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. एंड द सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो अश्विका एक चीज आप याद रखो, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, स्टैटिक का मीन्स है रेस्ट. ठीक है,
when charges at rest, when two opposite charge at rest, तो there is a electrostatic force. तो magnetic में जैसे हम बता रहे थे आपको, there is a north and south pole, they will attract each other like this. And similar, अगर हमारे एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे निगेटिव है, तो they will attract each other. यहाँ पर दो हम ऑपोजिट पोल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो ऑपोजिट चार्जेस की बात कर रहे हैं. अब जो थर्ड नंबर पे आएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज. दो बॉडी, अगर हमने सपोज एक बॉल ले ली ए, ठीक है, और एक बॉल ले ली बी, है ना, अगर इनका मास है, सपोज इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्शन फोर्स. इट इज द force of attraction between any two bodies due to their masses. इसमें क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें मास है. ड्यू टू दियर. हाँ बेटा. मैम मेरा हो गया, मैं लीव कर लूं? हाँ ठीक है, आप लीव कर सकते हो. थैंक यू मैम. It is the force of attraction between any two bodies due to their masses. So अश्विका, आप एक चीज ये बताओ मुझे कि ये आपको तीन फोर्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल एंड, सब लीव कर गए क्या? ओके अश्विका, तो तुम मुझे बताओ बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है एंड देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा लग रहा है? I think gravitational. स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंस, अगर आपने सेम डिस्टेंस, सपोज इतनी डिस्टेंस पे दो मैग्नेट रखे तो वो जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, या आपने दो चार्जेस रखे वो जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, या फिर आपने दो बॉल रखी वो जल्दी अट्रैक्ट करेगी. अगर हम अर्थ और वैसे देखें तो फिर ग्रेविटेशनल होगा, बट अगर हम वैसे देखें तो शायद से इलेक्ट्रोस्टैटिक. नो, मैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. अगर आप दो मैग्नेट्स को सेम डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हो, अगर आपने 100 मीटर पे दो मैग्नेट्स रखे या 2 मीटर पे, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो. आपने ग्रेविटेशनल की बात करी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया ना, टू बॉडीज हैविंग सम मासेस. मैं और इस पेन के, इसका भी कुछ मास है, राइट, बट वी आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट. सो क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं? बिकॉज हमारा जो मास है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कोलाइडिंग ईच अदर. हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. बट मैग्नेट्स के केस में क्या है, अगर हमने दो मैग्नेट्स, दो बार मैग्नेट्स या हॉर्सशू मैग्नेट्स, कोई भी मैग्नेट सेम डिस्टेंस पे रखे, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो हाँ, तो बेटा ये कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट आपका हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया है. उसके बाद आपकी आ जाती है थर्ड डे की एक्सरसाइज, इसको आप कर लेना. फिर हम नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ आगे भी हो जाएगा. और तब तक आप इस एक्सरसाइज को कर लेना श्रिका, ठीक है? ओके मैम. ठीक है, तो अभी लीव कर दें या फिर आपको कोई डाउट है तो डिस्कस कर लें? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं.